आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। इसके पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पर। यह हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आपने तीनों लेक्चर देख लिए होंगे और तभी जाकर आप 4th लेक्चर देख रहे होंगे। जैसा कि मैं अपनी पिछली 3 वीडियोस में हमेशा कहता हूं और कहता आ रहा हूं कि वीडियो देखने से पहले आप एक पेन और एक नोटबुक ज़रूर लेकर बैठें। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगता है उसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं और साथ साथ एक रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़ें। कोई भी स्टैंडर्ड बुक को रेफ़र करें और उसको भी पढ़ें। जितना कि वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना भी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ताकि आपको एक वाइड रेंज नॉलेज प्राप्त हो और आप अलग अलग फैक्ट्स के बीच में एक अच्छा तालमेल लिंक बना सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो आज का सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है देख लेते हैं। 57th पॉइंट है। इसके पहले हमने 3rd लेक्चर तक 56 पॉइंट डिस्कस किए हैं और वो सभी पॉइंट्स एक्चुअली टॉपिक वाइज थे। जैसे कि हमने विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई बुक्स की बात की, या फिर हमने चाहे विलियम शेक्सपियर के बारे में क्रिटिकल कमेंट्स की बात की। इसके अलावा हमने विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए डिफरेंट वर्क्स या उनके लिटरेरी करियर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, डब्ल्यू जे लॉन्ग ने कितने पार्ट्स में किया है और उन अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं, इस टाइप के फैक्ट्स की बात की थी। आइए अब हम कुछ रैंडम और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के बेस्ड पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो टॉपिक वाइज नहीं होंगे, ये रैंडम पॉइंट्स होंगे। तो आप इनको एज इट इज़ लर्न करते जाइएगा और लर्न करने का तरीका है कि आप इनको बार बार रिवाइज करते जाइएगा। तो ये स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। तो 57th पॉइंट क्या है पढ़ लेते हैं। आपको याद होगा वर्विकशायर वो जगह है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। और विलियम शेक्सपियर जहाँ जन्म हुआ था वो जो जगह है वर्विकशायर, वो किस फॉरेस्ट से सराउंडेड है? ARDEN, आर्ड्रन आर्ड्रन नाम का एक फॉरेस्ट है जिससे कि ये सराउंडेड है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। आपको याद होगा विलियम शेक्सपियर ने पढ़ाई कहाँ पर की थी? ग्रामर स्कूल में की थी। उसका नाम किंग्स है ना, न्यू स्कूल नाम भी है उसी का। यदि आपको कहीं मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में MCQs में ये नाम दिख जाता है और ग्रामर स्कूल नहीं लिखा हुआ वहाँ पर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रामर स्कूल एंड किंग्स न्यू स्कूल बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। 59th पॉइंट क्या है? अच्छा, विलियम शेक्सपियर के जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें ये वाला जो समय है इसको लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है। क्योंकि 1585 से लेके 92 ये 7 ईयर्स जो हैं विलियम शेक्सपियर की लाइफ के, ये एक्चुअली लॉस्ट ईयर्स हैं। वैसे तो हमने पढ़ रखा है कि 1587 में विलियम शेक्सपियर लंदन शिफ्ट कर जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक तरीका भी आपको समझाया था कि विलियम शेक्सपियर की जब शादी हुई है 1582 में, उसमें आप 5 प्लस करेंगे तो 1587 में विलियम शेक्सपियर लंदन जाते हैं और उनकी डेथ से आप 5 ईयर्स माइनस करेंगे, यानी कि 1616 में से 5 माइनस करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाता है? 1611 आ जाता है। तो तब तक विलियम शेक्सपियर लंदन में रहे थे। लेकिन ये जो समय है, ये समय विलियम शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय इनका कोई वर्क नहीं आ जा रहा है, यानी कि कोई पता नहीं चल रहा है कि विलियम शेक्सपियर किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको लॉस्ट ईयर्स कहा जाता है विलियम शेक्सपियर की लाइफ का। आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद होगा हमने ग्लोब थिएटर की बात की थी। और ग्लोब थिएटर, यदि आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और जरा एक बार सोचे दिमाग में कि ग्लोब थिएटर को कब बिल्ड किया गया था और किसने बिल्ड किया था, तो आप पॉज करिए और इसका उत्तर दीजिए। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ पहले तो। 1599 में है ना, जो एक ड्रामा कंपनी थी, आपको याद होगा लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जिसने ग्लोब थिएटर की स्थापना की थी। और 1613 में आपको याद होगा इसमें हेनरी एट्थ की परफॉर्मेंस के दौरान आग लग जाती है। एक कैनन से फायर किया जाता है और उसमें क्या हो जाती है? फायर लग जाती है, आग लग जाती है और ग्लोब थिएटर जलकर बर्बाद हो जाता है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर सेम वॉनॉक मेकर है ना, वॉना मेकर, इन्होंने ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड कर दिया था कब? 1614 में। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कई बार कि सेम वॉना मेकर का विलियम शेक्सपियर से क्या संबंध है या ग्लोब थिएटर से क्या संबंध है।
तो आपको याद रखना है कि जो ग्लोब थिएटर है उसको रीबिल्ड करने का क्रेडिट किसको जाता है, सैम वानामेकर। मैंने इसको कैसे, इस पॉइंट को कैसे याद किया था मैं बता देता हूँ आपको। मेकर वर्ड याद आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए मेकर लगा हुआ है। मेकर मतलब, मेक मतलब बनाना है ना, तो जिसने बनाया है, रीबिल्ड किया है, तो ऐसे करके मैंने ट्रिक बना ली थी एक दिमाग में। तो सैम वानामेकर नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने 1614 में ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या आ रहा है, द थिएटर्स इन लंदन क्लोज इन 1642 ड्यू टू सिविल वॉर। तो जो थिएटर्स थे लंदन में उनको बंद कर दिया गया था 1642 में, किस कारण से, सिविल वॉर के कारण। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले मैं इस अगले पॉइंट को डिस्कस करूँ, आपको एक बात बता दूं। आपको याद होगा एक हमने राइटर की बात की थी, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर, जो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इन दोनों ने काफ़ी वर्क किया है थिएटर्स को प्रमोट करने के लिए लंदन में, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो 1642 में ये बंद हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, सिविल वॉर के कारण। शेक्सपियर टेक रिटायरमेंट फ्रॉम पब्लिक लाइफ इन 1610। 1610 में विलियम शेक्सपियर पब्लिक लाइफ से क्या कर लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। और अगला जो पॉइंट आ रहा है क्या आ रहा है, शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द वर्क इन 1613, और अपने काम से कब रिटायरमेंट ले लेते हैं, 1613 में। अगला जो पॉइंट है हमारे सामने क्या है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, आपको याद होगा। लेकिन इसके बाद के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ आपको याद होंगे, रोमांटिक एज में जो प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं वो कौन रहे हैं, पोइट कौन रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं, और इनके साथ एसटी कॉलेज का नाम भी एसोसिएट होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने 532 सोनेट्स लिखे हैं और विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। लेकिन आपको अगला जो पॉइंट मिलने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको लोग अक्सर भूल जाते हैं या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि विक्रम सेठ ने 598 सोनेट्स लिखे हैं। कितने लिखे हैं, 598। ये इंपॉर्टेंट बात है, 598 सोनेट्स लिखे हैं। किसने लिखे हैं, विक्रम सेठ ने। तो लास्ट के 3 पॉइंट्स को मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने 532 और विक्रम सेठ ने 598 सोनेट्स लिखे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप, है ना। चलिए आगे, तो आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारे सामने पॉइंट आ रहा है 67th ये पॉइंट है। क्या वो पॉइंट है, आइए पढ़ लेते हैं कि शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रो ऑन 20 मई 1609। 1609 में ये हमने पहले ही पॉइंट पढ़ लिया है। थॉमस थ्रोप नाम का ये व्यक्ति था जिसने कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश कराया था, लेकिन डेट और आ गई यहाँ पर 20 मई। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। इन द पोएम वीनस एंड एडोनिस, वीनस इज गॉडेस ऑफ लव। वीनस एंड एडोनिस नाम की जो पोएम आपको याद होगी, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर की। इसमें जो वीनस है वो कौन है, प्यार की देवी है। ओके, याद रखिएगा, है ना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, रोमन प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए रोमन प्ले कौन कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं। आइए, पहला है जूलियस एंड सीजर। याद होगा आपको, इसकी पब्लिशिंग डेट आप रिकॉल करते जाइएगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था आपको। जूलियस एंड सीजर एक रोमन प्ले है। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये भी एक रोमन प्ले है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगला क्या है, कोरोनियस, है ना, ये भी क्या है, एक रोमन प्ले है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर मोस्टली यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज प्ले। विलियम शेक्सपियर ने मोस्टली, अधिकतर अपने प्ले में क्या यूज किया है, ब्लैंक वर्स का यूज किया है। अब आप लोग अपने दिमाग में रिकॉल करिए कि ब्लैंक वर्स क्या होता है और फ्री वर्स क्या होता है, और साथ साथ ये भी रिकॉल करिए कि फॉर्मल वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, और फॉर्मल वर्स क्या होता है। मैं आपको फॉर्मल वर्स बता देता हूँ क्या होता है, आप ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स याद करिएगा। और मैं जब ये वर्स को समझा रहा हूँ तब आपको ये डिटेल में समझाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ताकि आप थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपने नोट्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, चीज़ें अपने हाथ से लिखें। तो फॉर्मल वर्स वो होता है जहाँ पर राइमिंग भी यूज़ होती है और मीटर का भी यूज़ होता है, उसको फॉर्मल वर्स कहा जाता है। अब आप बताइएगा या सोचिएगा ब्लैंक वर्स क्या होता है और फ्री वर्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वो पॉइंट आता है जो हमने टी.एस. इलियट के बारे में बात की थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं लगभग 3 से 4 बार रिकॉल करा चुका हूँ आपको।
अभी आपके पीडीएफ में इसमें भी आ गया है, पीपीटी में भी आ गया है, देख लीजिए। तो फिर टीएस इलियट कॉल्ड हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। याद होगा आपको हैमलेट के बारे में टीएस इलियट ने क्या कहा है, आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। और मैकबेथ प्ले के बारे में क्या कहा है, आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। याद रखिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, जॉन कीट्स से संबंधित है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म वाज गिवन बाय जॉन कीट्स फॉर शेक्सपियर इन हिज लेटर टू जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस को लेटर एक लिखा था, किसने, जॉन कीट्स ने। उसमें उन्होंने शेक्सपियर के लिए क्या टर्म यूज किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी नाम का टर्म यूज किया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे ही पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। कोई भी पॉइंट आपको अगर टफ लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, मैं आपको दोबारा ये पॉइंट समझा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली पॉइंट सारे ही वन लाइनर्स पॉइंट हैं, आपको इनको बार बार रिवाइज करके याद करना है। आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस स्लाइड का पहला पॉइंट जो 74th पॉइंट हमारे सामने आ रहा है उसको देख लेते हैं। हमारे सामने पॉइंट है कि शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी बाय रॉबर्ट ग्रीन। शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का जो आइडिया था, रोमांटिक कॉमेडी लिखने का जो आइडिया था, वो किससे बोरो किया था, किससे उधार लिया था, रॉबर्ट ग्रीन से। क्यों लिया था, वो अगला पॉइंट है। क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन जो थे, रॉबर्ट ग्रीन इज नोन एज फादर ऑफ एंड फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, है ना। रॉबर्ट ग्रीन को ही रोमांटिक कॉमेडी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसलिए शेक्सपियर ने जो रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला किससे लिया था, रॉबर्ट ग्रीन से लिया था। उनसे लिया था मतलब उनके वर्क से इंस्पायर हुए थे वो। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अगला जो पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स क्यों लिखे, ये इस पॉइंट में आपको क्लियर होगा। आइए पढ़ते हैं। शेक्सपियर वांटेड टू ब्रश अप हिज ड्रामा राइटिंग स्किल, बट he tried his hand to compose poetry and got unbelievable success। क्या हुआ, विलियम शेक्सपियर क्या चाहते थे, अपना जो हाथ था उसको मांझना चाहते थे। किस पर, प्लेस पर, है ना, ड्रामा जो लिख रहे थे उन पर। लेकिन विलियम शेक्सपियर ने जब पोएट्री को कंपोज किया तो उनको एक अनबिलीवेबल सक्सेस मिली, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। द रीजन बिहाइंड दिस पोएट्री राइटिंग वाज अ प्लेग हिट लंदन फ्रॉम द ऑटम ऑफ 1592 टू मई 1594। और उसका कारण क्या था, लंदन में प्लेग का फैल जाना। और उसके कारण क्या हुआ, 2 साल तक थिएटर्स बंद रहे। तो विलियम शेक्सपियर ने क्या सोचा कि इस समय में प्लेज लिखना कोई अच्छी बात है नहीं, है ना, इसका कोई यूज है नहीं, रिलेवेंस है नहीं। तो उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने ट्राई किया पोइट्री लिखना, और वो काफी फेमस हो गए। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया था, लेकिन वो काफी सक्सेसफुल उसमें हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, हेमनेथ के बारे में। हेमलेट नहीं लिखा है, हेमनेथ लिखा हुआ है। और हेमनेथ कौन था, आपको याद होगा, शेक्सपियर का सन था। इसकी मृत्यु हो गई थी 1596 में एट द एज ऑफ 11 साल की उम्र उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, शेक्सपियर्स फादर डाइड इन 1601। आपको याद होगा हेमलेट इसी ईयर में पब्लिश हुआ था, वर्क लिखा गया था। एंड हिज मदर डाइड इन 1608, है ना। इस टाइम में ये हेमलेट वर्क लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। और उनकी मदर कब की मृत्यु कब हो गई थी, 1608 में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि जो विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट्स हैं, उनमें से 17 सोनेट्स जो हैं वो कैसे सोनेट्स हैं, प्रोक्रिएशन सोनेट है। प्रोक्रिएशन सोनेट्स का मतलब होता है अबाउट रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन आप समझते हैं सभी लोग, है ना। तो उसके बारे में विलियम शेक्सपियर की 17 सोनेट्स हैं आउट ऑफ 154। 154 सोनेट्स में से 17 सोनेट्स किस बारे में है, प्रोक्रिएशन, प्रजनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क कौन सा है, वीनस एंड एडोनिस। ये क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि 1593 में आई थी। इसको हमने डिटेल में भी पढ़ा है, आपको याद होगा, है ना, कितने लाइन का स्टेंजा है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वीनस एंड एडोनिस वाज डेडिकेटेड टू हेनरी रिस्ली। रिस्ली आपको याद होगा, मिस्टर डब्ल्यू, ये वही शख्स हैं जिनके बारे में हमने पहले ही बात की थी जब हम डिटेल में बात कर रहे थे। वीनस एंड एडोनिस किसको डेडिकेटेड है, तो हेनरी रिस्ली, इसको पढ़ते हैं WR का साउंड आता है, रिस्ली, है ना। तो ये हेनरी रिस्ली को ये डेडिकेटेड है, वीनस एंड एडोनिस। इसको हम रिपीट पढ़ रहे हैं क्योंकि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, आपको याद हो। अगला पॉइंट क्या है, देखिए, फर्स्ट इंडिविजुअल रिटर्न वर्क, पहला इंडिविजुअली रिटर्न वर्क कौन सा है, हेनरी सिक्स्थ है।
और कोलैबोरेटिव वर्क कौन सा है देखिए, फर्स्ट कोलैबोरेटिव वर्क वाज टाइटस एंड एंड्रोनिसिस। और ये किसके साथ लिखा था उन्होंने, रॉबर्ट पील के साथ लिखा था। अब इसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी बैकग्राउंड समझा देता हूँ। क्या था, विलियम शेक्सपियर जब आए लंदन में नए नए, तो अब उनको कोई समझता तो नहीं था, जानता भी नहीं था, ना उनकी कोई कदर करता था। तो उन्होंने रॉबर्ट पील, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी विट्स की हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो यूनिवर्सिटी विट्स वो लोग होते थे जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में रिसर्च वर्क कर रहे होते थे, काफ़ी फेमस होते थे। तो उनसे उन्होंने मदद ली कि साहब यार एक आध हमारा वर्क भी करवा दो पब्लिश। तो उनकी किसने मदद की थी, रॉबर्ट पील ने मदद की थी, है ना। तो ही वर्कड इन द कोलैबोरेशन ऑफ रॉबर्ट पील। अब किसने किया है, विलियम शेक्सपियर ने किया है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे ही पॉइंट्स आपको समझ में आ होंगे। मेरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, उसका कारण है कि ये सारे ही पॉइंट रिपीटेड पॉइंट है, इनको सिर्फ हम रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही दोबारा देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इस स्लाइड में पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि वीनस एंड एडोनिस। आपको याद होगा ये हम पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क है, आप लोगों ने को याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे भी इसका एक सोर्स लिया गया है, वीनस और एडोनिस का। अब आप बताइएगा कि वो कौन सा वर्क है जो कि वीनस और एडोनिस का एक सोर्स माना जाता है। मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि वो जो वर्क है वो क्रिस्टोफर मार्लो का अनफिनिश्ड, है ना, वर्क है। तो यहाँ पर जो सोर्स है, क्योंकि वीनस और एडोनिस एक सोर्स से नहीं लिखा गया है, कई सारे सोर्सेस से लिखा गया है। और ये जो दूसरा सोर्स है वो कौन सा है, द सोर्स ऑफ द पोएम वीनस एंड एडोनिस इज ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, है ना। ओविड का एक मेटामॉर्फोसिस नाम का वर्क है, उसको भी वीनस और एडोनिस का सोर्स माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्क आ रहा है, आपको याद होगा हमने बात की थी वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है, हमने पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। तो विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस के बारे में क्या कहा है, शेक्सपियर कॉल्ड वीनस एंड एडोनिस एज द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। मतलब उनके जो इन्वेंशन है उसका प्रथम वारिश उन्होंने कहा है। किसको कहा है, वीनस एंड एडोनिस को कहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, देखिए जरा। सोर्स ऑफ पोएम द रेप ऑफ ल्यूक्रीज क्या है, देखिए रेप ऑफ ल्यूक्रीज का सोर्स क्या है, अ स्टोरी ऑफ ओविड हैड टोल्ड इन फेस्टी, है ना। तो एक ये तो सोर्स है ही, अ स्टोरी दैट ओविड हैड टोल्ड इन फेस्टी, एक स्टोरी है जो कि ओविड ने फेस्टी में कही है। और दूसरा क्या है इसका सोर्स, लेवी हैड इंक्लूडेड इन हिज हिस्ट्री ऑफ रोम। ये दोनों ही क्या हैं, रेप ऑफ ल्यूक्रीज के सोर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे वर्क किसी अदर सोर्स से इंस्पायर होकर लिखे हैं। तो ये जो वर्क हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनके हम सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनको याद रखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो देखिएगा, फादर ऑफ ल्यूक्रीज। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा डिटेलिंग है, किसकी है, ल्यूक्रीज, जो रेप ऑफ ल्यूक्रीज पोयम है उसके बारे में डिटेलिंग है कि किसने ल्यूक्रीज का रेप किया है, उसके फादर कौन है, उसका हस्बैंड कौन है, वो सारे पॉइंट्स है इसमें, देख लीजिए। तो फादर कौन है ल्यूक्रीज के, ल्यूक्रीटस, ल्यूक्रीज के फादर हैं। हस्बैंड ऑफ ल्यूक्रीज कौन है, कोलेटिन, कोलेटिन उसके फादर हैं। और ट्रिकिनियस, है ना, या ट्रिकिन भी इसको कहा है। तो वो भी कौन है, वो कौन है, वो व्यक्ति है जिसने कि ल्यूक्रीज का रेप किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैमलेट जो प्ले है उसको क्या कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन विलियम शेक्सपियर के किस वर्क को या किस प्ले को कहा जाता है। तो हैमलेट को क्या कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है, याद होगा आपको ये पॉइंट, टीएस इलियट ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए लगे हाँ, तो आप ये भी बताइएगा कि आर्टिस्टिक सक्सेस किस वर्क को कहा है टीएस इलियट ने। अगला पॉइंट देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लीड रोल इन शेक्सपियर्स प्ले वर डन बाय रिचर्ड बर्बेज। रिचर्ड बर्बेज आपको याद होंगे। और शेक्सपियर के कई सारे वर्क में जो लीड रोल है वो किसने किया है, रिचर्ड बर्बेज ने ही किया है। हेनरी कॉन्डेल एंड जेम्स हेमिंग्स वर ऑल्सो को एक्टर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को कंपाइल किया था। और ये विलियम शेक्सपियर के कौन हैं, को एक्टर्स भी हैं,
ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 87 से लेके 92 पॉइंट तक सारे समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और अब 92 पॉइंट तक हम बात कर चुके हैं, और पॉइंट नंबर 93 जो आता है विलियम शेक्सपियर के बारे में, वो क्या आता है कि विलियम शेक्सपियर जो थे, उन्होंने एक रोल परफॉर्म किया था एक प्ले में। कौन सा प्ले था वो? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये किसने लिखा था? बेन जॉनसन ने लिखा था। कब लिखा था? 1598 में लिखा था। कौन सा रोल प्ले किया था? नोवेल का। नोवेल होते हैं ज्ञानी। क्या होते हैं? ज्ञानी, है ना। नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं उनको नोवेल कहा जाता है। तो उन्होंने बेन जॉनसन के एक प्ले जिसका नाम क्या था? एवरी मैन इन ह्यूमर, इसमें क्या किया था? एक रोल प्ले किया था। उस रोल का नाम क्या था? नोवेल का रोल प्ले किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 94 पर आते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है ना, हम विलियम शेक्सपियर के फोलियोज के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये जो फोलियो है, इस फोलियो को कहा जाता है फॉल्स फोलियो, जो कि पब्लिश किया गया था 1619 में। और इसमें कितने प्ले कंटेन किए गए थे? इंपॉर्टेंट बात है ये, 10 प्लेस में थे। और इसको पब्लिश किसने किया था? विलियम जैगर्ड ने। आपको याद होगा विलियम जैगर्ड के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो विलियम जैगर्ड ने फॉल्स फोलियो को पब्लिश किया था। कब किया था? 1619 में किया था, 1619 में किया था। और इसमें कितने प्ले थे? 10 प्लेस थे। ये तीन बातें इस लाइन में इंपॉर्टेंट हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 1619 फॉल्स फोलियो, 10 प्लेस, पब्लिश्ड बाय विलियम जैगर्ड। चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है कि रिचर्ड फील्ड। रिचर्ड फील्ड जो थे वो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के पब्लिशर थे। तो ये जो पॉइंट है एकदम एक वेग पॉइंट है ना, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। हमको बस इतना याद रखना चाहिए कि रिचर्ड फील्ड का नाम विलियम शेक्सपियर की लाइफ के कंट्रीब्यूशन में कहाँ आता है। तो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को पब्लिश करने में या पब्लिशर के रूप में रिचर्ड फील्ड का नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली लिया जाता है। हमको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। अगली जो बात आती है वो आती है ग्लोब थिएटर से रिलेटेड। आपको याद होगा ग्लोब थिएटर के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। कब उसमें आग लग गई थी? किस प्ले के दौरान लगी थी? कौन सा वो ईयर था? ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड कब किया गया? ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट रह गया है जिसको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए कि 1599 में ग्लोब थिएटर में सबसे पहला प्ले जो परफॉर्म किया गया था वो था जूलियस सीजर। कौन सा था? जूलियस सीजर। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जूलियस सीजर को ग्लोब थिएटर के फर्स्ट प्ले के रूप में परफॉर्म किया गया था। कब किया गया था? 1593 में किया, सॉरी 1599 में किया गया था। ओके, याद रखना ये पॉइंट हमको। अगला जो पॉइंट है वो है ग्लोब थिएटर के बारे में ही है, और ग्लोब थिएटर से संबंधित उन प्लेस के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट जब प्लेस किए जाते थे उसकी जानकारी जनता को कैसे मिलती थी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। आप जब किसी मूवी को देखने जाते हैं तो बाहर थिएटर के बाहर एक पोस्टर लगा होता है। आप देखकर बता देते हैं कि कौन सी मूवी अभी चल रही है और अपकमिंग मूवी कौन सी है। ग्लोब थिएटर में क्या होता था उस समय? थिएटर में पोस्टर्स तो चलते नहीं थे, तो वहाँ फ्लैग की मदद ली जाती थी। और प्रोमिनेंटली 3 टाइप के प्लेस ही किए जाते थे, या तो कोई कॉमेडी प्ले, या ट्रेजिडी प्ले, या हिस्ट्री प्ले। ओके, कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्ले लगने वाला है या लगा हुआ है? कॉमेडी प्ले अगर लगा है, कॉमेडी परफॉर्मेंस अगर होने वाली है या हो रही है, तो व्हाइट कलर का फ्लैग यूज किया जाता था। कौन सा? व्हाइट कलर्ड। ठीक है। यदि ट्रेजिडी दिखानी है तो उसके लिए ब्लैक फ्लैग यूज किया जाता था, और हिस्ट्री प्ले के लिए रेड फ्लैग का यूज किया जाता था। तो क्या है? थीम ऑफ द प्ले इन द ग्लोब थिएटर वाज एडवर्टाइज्ड थ्रू डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स। कौन कौन से? कॉमेडी के लिए व्हाइट, ट्रेजिडी के लिए ब्लैक, और हिस्ट्री के लिए रेड। ठीक है ना। तो CWTB और HR, इस तरीके से आप शॉर्ट टिक बना करके भी इसको लर्न कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है यूनिवर्सिटी विट्स से संबंधित, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पॉइंट है जो यूनिवर्सिटी विट्स है, ये जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी? तो ये टर्म जिसने कॉइन की थी उनका नाम है जॉर्ज सैंड्सबरी। क्या नाम है? जॉर्ज सैंड्सबरी। कब की गई थी ये? दिस टर्म वॉज कॉइंड इन 19th सेंचुरी। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी विट्स, ये टर्म किसने कॉइन की थी? जॉर्ज सैंड्सबरी ने की थी। कब की थी? 19th सेंचुरी में की थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको 93 से लेकर 98 पॉइंट तक सारे ही पॉइंट क्लियर होंगे।
आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सिर्फ वीडियो के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें साथ साथ एक बुक को भी रेफर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 99। तो हम, ये अच्छी बात है कि हम 98 पॉइंट्स अभी तक विलियम शेक्सपियर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो वीडियो होगी ये विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में लास्ट वीडियो होगी। अब अगर कोई वीडियो आएगी तो वो बहुत ही टू द पॉइंट आएगी, स्पेसिफिक आएगी, पॉइंट वाइज नहीं आएगी, या तो कुछ उसमें सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स बताए जाएंगे या फिर वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी कौन सी है। द मर्चेंट ऑफ वीनस। द मर्चेंट ऑफ वीनस जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, द टेम्पेस्ट इज ऑल्सो नोन एज स्वान सॉन्ग। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि स्वान सॉन्ग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्वान सॉन्ग रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर है द टेम्पेस्ट। याद रखना है आपको, स्वान सॉन्ग या विच प्ले या विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नोन एज स्वान सॉन्ग। तो विच इज द आंसर, द टेम्पेस्ट। आपको याद होगा द टेम्पेस्ट के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। दिस प्ले इज ऑल्सो अमंग द 4 ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ओके, और उसका कोड क्या था, होकम, आपको याद होगा, आई होप। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि सेकंड इंप्रेशन। ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। हम अक्सर फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर की तो बात करते हैं, सेकंड फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर की बात तो करते हैं, थर्ड फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर की बात तो करते हैं, लेकिन क्या है ये क्वेश्चन, सेकंड इंप्रेशन ऑफ थर्ड फोलियो। थर्ड फोलियो का सेकंड इंप्रेशन कब पब्लिश किया गया, 1664 में। कब किया गया, आई रिपीट, 1664 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि थर्ड फोलियो का सेकंड इंप्रेशन कब पब्लिश किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, हाँ, बेन जॉनसन की एक पोयम है, बेन जॉनसन्स पोयम वाज टेकन एज अ प्रीफेस, प्रस्तावना ऑफ फर्स्ट फोलियो। विलियम शेक्सपियर का जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया, उसका जो प्रीफेस था, उसमें प्रीफेस में क्या लिखा गया था, बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई एक पोयम लिखी गई थी। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि सेकंड फोलियो, विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो आया था, उसका प्रीफेस किसके द्वारा लिखे हुए वर्क को लिया गया। तो वो है, उसका आंसर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का आपको याद होगा एक वर्क था ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर वर्क को सेकंड फोलियो के प्रीफेस के रूप में लिया गया। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि ऑन शेक्सपियर कब लिखा गया। बिल्कुल, इसका भी आंसर है हमारे पास। ऑन शेक्सपियर वाज कंपोज्ड इन 1630। कब किया गया था, 1630 में। जिसको पब्लिश कब किया गया, 1632 में। 32 में पब्लिश किया गया, मतलब फर्स्ट फोलियो, सॉरी, इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो विलियम शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में ऑन शेक्सपियर जो वर्क है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, और उसको पब्लिश कब किया गया, 1632 में। किसमें, सेकंड फोलियो में। किसमें, सेकंड फोलियो में। इसमें एक और पॉइंट है कि जो सेकंड फोलियो में पब्लिश किया गया ऑन शेक्सपियर को, तो क्या उसमें जॉन मिल्टन का नाम दिया गया था, आंसर है नहीं। इसको एनोनिमसली, यानी बिना किसी नाम के ही पब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कंपाइलर ऑफ फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो के कंपाइलर कौन कौन थे। देखिए, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करता है हमको। इसके पब्लिशर कौन है और कंपाइलर कौन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो कंपाइलर कौन है फर्स्ट फोलियो के, यदि क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फोलियो के कंपाइलर कौन है, तो उसका आंसर होगा जॉन हेमिंगीज और हेनरी कॉन्डेल। कौन कौन, जॉन हेमिंगीज और हेनरी कॉन्डेल, ये दोनों कंपाइलर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिएगा ध्यान से, पब्लिशर ऑफ फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो के कौन पब्लिशर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट फोलियो के पब्लिशर में 3 नाम आते हैं, कौन कौन से, एडवर्ड ब्लाउंट, विलियम जैगर्ड और आइजैक जैगर्ड। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां से बनता है कि पब्लिशर कौन है और कंपाइलर कौन है।
पब्लिशर में 3 लोग हैं, कौन कौन? एडवर्ड, विलियम जैगर्ड और आइजैक जैगर्ड। और हमने बात की थी कंपाइलर में, उसमें 2 नाम हैं, वो 2 नाम आपको याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है ग्रेट फायर ऑफ लंदन। आपने याद होगा आपको कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को चर्चा करते हैं तो उसमें ग्रेट फायर ऑफ लंदन का जिक्र होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन कब स्टार्ट हुई? तो उसका आंसर है 1666 में। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ आपको याद होंगे, कौन सी एज से हैं आपको याद होना चाहिए, है ना? रोमांटिक एज के राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने एक सोनेट लिखी थी, उनका एक वर्क है कॉल्ड स्कॉर्न नॉट द सोनेट, ऑल्सो नोन एज सोनेट ऑन सोनेट्स, है ना? इसका एक और नाम है सोनेट्स ऑन सोनेट। इसमें उन्होंने एक जिक्र किया था, क्या किया था जिक्र? विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। ये कोटेशन आ जाता है कि ये जो कोटेशन है ये विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने दिया है? तो आंसर हो गया विलियम वर्ड्सवर्थ। किस वर्क में दिया है? स्कॉर्न नॉट द सोनेट। स्कॉर्न नॉट द सोनेट का मतलब है सोनेट को मत डांटो या उसकी आलोचना मत करो। और इसका एक और नाम क्या है? सोनेट्स ऑन सोनेट, ठीक है ना? तो ये इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। किस वर्क में दिया है? स्कॉर्न नॉट द सोनेट में दिया है। स्कॉर्न नॉट द सोनेट का दूसरा नाम क्या है? सोनेट्स ऑन सोनेट है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक 3-4 पॉइंट मैं ऐसे बताने वाला हूं जो एकदम वन लाइनर्स हैं, आपको सीधे सीधे लर्न कर लेने चाहिए, फैक्ट्स हैं। 7 एजेस ऑफ मैन आर डिस्क्राइब्ड इन एज यू लाइक इट। आपको याद होगा एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक वर्क है, उसमें किस चीज को डिस्क्राइब किया गया? 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है ना? आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। आगे आगे एक वर्क आता है, उसके हम बात करते हैं, जो कि एसटी कॉलेज ने एक टर्म दिया है। किसको दिया है? हाँ, तो एसटी कॉलेज ने एक टर्म दिया है। किसको दिया है? ओथेलो में एक विलेन है, कौन है? इयागो। इयागो कौन है? ओथेलो प्ले का विलेन है। ओथेलो किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। उसके लिए एक टर्म दिया है, किसने दिया है? एसटी कॉलरेज ने दिया है। वो टर्म क्या है? मोटिवलेस मैलिग्निटी। क्या मतलब होता है? मोटिवलेस मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, और मैलिग्निटी मतलब होता है जो दूसरों को हार्म करता है। तो इसका मतलब हुआ जो बिना किसी कॉज के, बिना किसी कारण के दूसरों को हार्म करता है। तो किसको दिया है? ये यागो को एक टर्म दिया है, मोटिवलेस मैलिग्निटी। कौन है ये यागो? ओथेलो प्ले का विलेन है। इस पॉइंट को आपको याद रख लेना चाहिए। अगला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हैमलेट किसने लिखा है। सीधा सीधा आंसर आता है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाता है कि द हैमलेट किसने लिखा है, तो हम गलती ना कर दें, हमें याद रखना चाहिए ये विलियम फॉकनर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम फॉकनर ने लिखा है। क्या लिखा है? द हैमलेट लिखा है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको पता करना है कि द हैमलेट किस ईयर में लिखा गया और किस ईयर में पब्लिश किया गया। ये आप करेंगे, है ना? आप पता करेंगे और अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? द शेक्सपियरन टेम्पेस्ट। ओके, द शेक्सपियरन टेम्पेस्ट एक वर्क है, ये इसको किसने लिखा है? विल्सन नाइट ने लिखा है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट इस पॉइंट को लर्न कर लेना चाहिए कि द शेक्सपियरन टेम्पेस्ट किसने लिखा है? विल्सन नाइट। अक्सर मुझे से पूछा जाता है कि ये सारे पॉइंट्स फैक्ट्स हैं, इनको कैसे लर्न किया जाए। इसका एक फंडामेंटल तरीका है, आप वीडियो को बार बार देखिए, अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक बुक को रेफर कीजिए और कई सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं इसका। अगर आपको कोई और तरीका आता है तो देन वेल एंड गुड, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं यही रेफर करता हूँ कि आप वीडियो को बार बार देखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक बुक को जरूर रेफर करें, क्योंकि बुक पढ़ने से क्या होता है हम आसपास के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ पाते हैं। फैक्ट्स तो हमें याद हो ही जाते हैं, लेकिन आसपास की जो कहानी है उस कहानी से हम रिलेट कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जैसे हम बात करते हैं कि पब्लिशर कौन था, कंपाइलर कौन था, तो कंपाइलर और पब्लिशर अलग अलग क्यों थे, ये कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और जब ये कहानी बैठ जाती है तो उससे हमें वो कंपाइलर और पब्लिशर अलग अलग याद हो जाते हैं। हमें ये भी समझ में आता है कि ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1660 में हुई, 6 में हुई थी, उसके आसपास के कुछ और इवेंट्स क्या क्या हुए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के पॉइंट समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियोस देखें, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट होकर ना देखें।
एक बुक को ज़रूर देखें, एक स्टैंडर्ड बुक को ज़रूर रेफ़र करें, है ना। साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।